नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल थिन हॉलो स्फीयर के लिए हमने देख लिया। बिल्कुल इसी तरह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी करेंगे। एलिमेंट ऐसा ही लेना है, डीएम यही लिखेंगे, रेडियस ऑफ रिंग भी इसी तरह से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम रिंग भी इसी तरह से। और खास बात, उधर भी यह कंसेप्ट तो लगाना ही पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कंसेप्ट तो फिर भी आएगा। तो मैं अब सिर्फ फील्ड निकालने के लिए इसे साफ कर देता हूं और इधर मैं फील्ड लिखूंगा। फील्ड कैसे ऑब्टेन करा जाए अब मैं वह समझाता हूं। वंस अगेन रिंग के लिए एक्सेस पर किसी भी पॉइंट पर जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिख रखा है, उस एक्सप्रेशन को इसी समय खोल लिया जाए। इट्स GMR अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। खास बात, मैं क्लास में बड़ी लिमिटेड चीजें बता रहा हूं और जिन चीजों को बता रहा हूं उनको मतलब यदि जैसे मैंने जो चीज बॉक्स में रख दी है, इन्हें तो रटा हुआ होना जरूरी है। मैं हर चीज को बॉक्स में नहीं रखता हूं, मगर जिनको बॉक्स में रख रहा हूं मतलब मान के चलो क्यों रखना है। वहां पर भी वो चीज मैंने बॉक्स में रखी थी रिंग की, उसको इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि प्रॉब्लम जब आते हैं तो सीधा सीधा उन एक्सप्रेशन को अप्लाई करना पड़ता है, तब डिराइव करने का समय नहीं होता। अपनी एक मेमोरी बुक बना लो और उसमें इस तरह के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको लिखो और हर टेस्ट के पहले, हर एग्जाम के पहले इन फॉर्मूले को देखते रहो। जैसे चार्ज कैरिंग रिंग की वजह से फील्ड और पोटेंशियल, चार्ज कैरिंग सर्कुलर डिस्क की वजह से फील्ड और पोटेंशियल, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एट द एक्सेस, ग्रेविटेशन के सारे एक्सप्रेशन जितने भी हम अभी डिराइव कर रहे हैं, वो फाइनल रिजल्ट जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें रटा हुआ होना जरूरी है एग्जामिनेशन में के लिए। इसलिए अपनी खुद की अपने हाथ से एक डायरी सॉर्ट ऑफ थिंग बनाओ जिसमें अलग अलग चैप्टर्स के जितने ऐसे एक्सप्रेशंस देख रहे हो जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, उन सबको लिखो। हर एग्जामिनेशन के पहले जब आप बार बार इन्हें पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन में अप्लाई करते समय आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा और आप इनको स्मूथली अप्लाई कर पाओगे। अन्यथा ये सारे इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे कि खिचड़ी बन जाएगी और जब एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको एकदम से क्लिक नहीं करेगा कि कौन सा फॉर्मूला क्या लगाना है, और आप डिराइव करते बैठ जाओगे और जिस सवाल को 1 या 2 मिनट में कर देना है उसको 5-5 या 10-10 मिनट देते रहोगे। तो मेक इट अ नोट। हम ग्रेविटेशनल फील्ड DE लिखते हैं, ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड की यह डायरेक्शन होगी और सभी रिंग के सभी एलिमेंट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन यही होना है। DE इज GMR। GMR, R is distance of point from the ring. Distance of point from the ring is GM। M की जगह भी मुझको DM लिखना होगा क्योंकि रिंग का मास DM है, और R की जगह पर R-X। यह हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में टू द पावर 3/2 है। अब 3/2 जो है वो किसकी पावर है? स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ रिंग एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ रिंग इज R² - X²। दिस इज स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ रिंग। इसे स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूं, R² - X² प्लस the square of point P, distance of point P from the ring,
तो वो डिस्टेंस है r minus x. This is the distance whole square. This. This is dE to the power 3 by 2. रिंग का वह जो एक्सप्रेशन डिराइव करा था उसको बड़े ध्यान से देखो और कैसे उस फॉर्मूले को इधर लगाया गया है देखो। अब मैं dm की जगह पर लिखूंगा m बाय 2r इंटू dx इंटू r माइनस एक्स अपॉन r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2rx टू द पावर 3 by 2। अब E is integral D, E is integral D, तो इधर मैं E लिखूंगा E is integral DE, तो इंटीग्रल करते समय GM बाय 2R एक टर्म कोई मैं मिस कर रहा हूं, हाँ ठीक, GM बाय 2R इंटीग्रल ऑफ GM बाय 2R कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ R माइनस एक्स इंटू dx अपॉन r square plus r square minus 2rx to the power 3 by 2, where this integration should be carried over minus r2 plus r. वंस अगेन इंटीग्रेट करने के लिए यह फंक्शन आया है और वंस अगेन यहां पर इस तरह से एक टर्म आएगी अंडर रूट ऑफ स्मॉल r माइनस कैपिटल R होल स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल R माइनस R इफ p इनसाइड, स्मॉल r माइनस कैपिटल R इफ p आउटसाइड। जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद में लिमिट्स लगाएंगे तो यह कंसेप्ट हम लगा देंगे और इससे यह आंसर आ जाएगा इफ p inside, if r is less than r, gravitational field would be 0। मतलब स्फीयर के अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी, स्फीयर के अंदर पार्टिकल पर इस स्फीयर की वजह से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, वो पार्टिकल कहीं पर भी हो अंदर। while if p outside, यदि p आउटसाइड होएगा r greater than equal to r, तो ग्रेविटेशनल फील्ड होएगा gm by r square, means sphere would behave as point mass placed at center. It behave as point mass at the center. मैं ग्राफ बनाऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए और ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इट्स वेरिएशन में था एंड ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स वेरिएशन में था।
पहले एक बार आप ड्रॉ कीजिए, फिर मैं ड्रॉ करता हूं। भाई फंक्शन दे रखा है तो ग्राफ तो बनाना आना चाहिए कम से कम परफेक्टली। मैं इसी समय ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इधर ड्रॉ करूंगा, क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इधर मैं ड्रॉ करूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर। मैं इधर रेडियस ऑफ स्फीयर प्लस आर, रेडियस ऑफ स्फीयर प्लस आर, इधर माइनस आर, दिस इज माइनस। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। Inside the sphere, gravitational potential negative or minus gm by r constant. Inside the sphere, gravitational potential constant minus gm by r. Outside the sphere, it's minus gm by small r. It varies hyperbolic. This is outside the sphere. This is a hyperbolic. This is gravitational potential, sir, जो कि हमेशा नेगेटिव है। इनसाइड द स्फीयर कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल फील्ड, ध्यान रहे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन भी होता है, तो ग्राफ में हम क्यों ना डायरेक्शन के साथ ही बनाएंगे। और हम अच्छी तरह से जानते हैं पॉजिटिव रेडियस वेक्टर में फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव है। जब हम रेडियस वेक्टर पॉजिटिव ले रहे हैं तो फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव है। सबसे पहले इनसाइड द स्फीयर वो जीरो है, इनसाइड द स्फीयर जीरो, दिस इज द पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, और थ्रूआउट अंदर जीरो, ऐसा। और आउटसाइड द स्फीयर दिस इज माइनस जीएम बाय आर स्क्वायर, इधर से हाइपरबोलिक। This is plus gm by r square. It's hyperbolic like this, outside the sphere. This is the graph for gravitational potential versus gravitational field. Gravitational potential and gravitational field versus R. बड़े ध्यान से इस बात को देखें। इसके बाद मैं समझाऊंगा अबाउट सॉलिड स्फीयर।
Now, we'll discuss solid sphere of mass m, radius r. Solid sphere having radius r and mass. In fact, this is most applied situation, most applied case in the problems, क्योंकि सभी planets स्फेरिकल है, सॉलिड स्फेरिकल है, और सभी स्टार्स, सभी सैटेलाइट्स स्फेरिकल है। तो पूरे ग्रेविटेशन में प्रॉब्लम्स करते समय शायद यह जो केस है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दिस वुड बी एनालॉगस टू अ इंसुलेटर बॉल कैरिंग चार्ज, अ रबर बॉल कैरिंग चार्ज। यदि देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फीयर में दो तरीके से होता है। यदि मेटालिक स्फीयर है, देन कंप्लीट चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। यदि मेटालिक स्फीयर है तो कंप्लीट चार्ज उसके सरफेस पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो मेटालिक स्फेरिकल बॉल कैरिंग चार्ज के लिए तो जो पिछला हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन करा है, थिन हॉलो स्फीयर, वो वाला केस एनालॉगस बनता है। जबकि एक दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज अ रबर बॉल कैरिंग चार्ज और इंसुलेटर बॉल कैरिंग चार्ज। इंसुलेटर बॉल कैरिंग चार्ज में चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो जो केस बनता है, दैट इज एनालॉगस टू दिस सिचुएशन, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मास। यह सॉलिड स्फीयर। अब वंस अगेन दो सिचुएशन बनेंगी, पॉइंट पी आउटसाइड और पॉइंट पी इनसाइड। यह सेंटर है और हम जिस पॉइंट का एनालिसिस कर रहे हैं वह पॉइंट पी अंदर भी हो सकता है और वह पॉइंट पी बाहर भी हो सकता है। वंस अगेन इसके एनालिसिस के लिए हम जो डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, दैट शुड बी थिन हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। और पिछला वाला केस इस्तेमाल करेंगे, जो पिछला हमने केस हॉलो स्फीयर के लिए डिराइव करा है, उसको अप्लाई करके हम इस केस के लिए सॉल्व करेंगे। अब इस सिचुएशन में इफ P outside the sphere, यदि P outside the sphere है, that is if R is greater than equal to R, आप प्रूव कर सकोगे V is minus Gm by R and gravitational field is Gm by R square. इसे प्रूव करना बड़ा ही आसान है। इट्स SF कंप्लीट मास concentrated at the center of the sphere. इसे प्रूव करना बड़ा ही आसान काम है, कोई समस्या नहीं। आप कोई सा भी एलिमेंट जब ऐसा लोगे, यह एलिमेंट मैंने ले लिया, तो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसका कुछ भी मास डीएम हो,
इसका कुछ भी मास डीएम हो, मैं डीवी लिखूंगा माइनस जी डीएम बाय आर, पिछले आर्टिकल से, क्योंकि इस शेल के बाहर यह पॉइंट होएगा। फिर मैं v के लिए इंटीग्रल dv करूंगा, जिसमें माइनस जी भी कांस्टेंट और r भी कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ dm, तो ये आ जाएगा माइनस जी एम बाय आर। इफ पॉइंट पी आउटसाइड दिस। इसी तरह से मैं dE लिखूंगा माइनस जी dm बाय d इज जी dm बाय आर स्क्वायर, पिछला वाला केस अप्लाई कर दिया। और E के लिए वंस अगेन इंटीग्रल dE जी बाय आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रल ऑफ dm, तो जी एम बाय आर स्क्वायर। पॉइंट P यदि आउटसाइड द स्फीयर हो तो कोई समस्या ही नहीं। पूरे स्फीयर को सेंटर पर रख दो, पॉइंट मास मान लो, और पॉइंट मास वाला जो रिजल्ट है उसको सीधा सीधा अप्लाई कर दो। द इंटरेस्टिंग सिचुएशन वुड बी इफ पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर। इफ पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर, हम उसके लिए ऑब्टेन इसी समय करना सीखेंगे। फॉर पॉइंट P inside the sphere, that is if r is less than r, can you obtain the expression for gravitational potential and gravitational field? क्या इसी समय आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं यदि पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर हो तो? इसी समय सोच समझ कर करो।